तीसरा व्यक्ति कौन है? इस सवाल ने झोपड़ी में सन्नाटा फैला दिया। अनिका के हाथों से कागज फिसल गया। राहुल ने तुरंत कागज उठाया और पढ़ा, लेकिन नाम साफ नहीं था। यह धुंधला क्यों है? करण ने कागज को गौर से देखा। समीर मुस्कुराया। क्योंकि इसे जानबूझकर मिटाया गया है। ये नाम एक कोट में छिपा हुआ है और इसे पढ़ने के लिए तुम्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत होगी जो इस गुप्त भाषा को समझ सके। अनिका ने गहरी सांस ली। क्या तुम्हें पता है कि वो तीसरा आदमी कौन है? समीर ने सिर हिलाया। मैं सिर्फ कयास लगा सकता हूं, लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। तीसरा व्यक्ति कौन है? इस सवाल ने झोपड़ी में सन्नाटा फैला दिया। अनिका के हाथों से कागज फिसल गया। राहुल ने तुरंत कागज उठाया और पढ़ा, लेकिन नाम साफ नहीं था। यह धुंधला क्यों है? करण ने कागज को गौर से देखा। समीर मुस्कुराया। क्योंकि इसे जानबूझकर मिटाया गया है। ये नाम एक कोट में छिपा हुआ है और इसे पढ़ने के लिए तुम्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत होगी जो इस गुप्त भाषा को समझ सके। अनिका ने गहरी सांस ली। क्या तुम्हें पता है कि वो तीसरा आदमी कौन है? समीर ने सिर हिलाया। मैं सिर्फ कयास लगा सकता हूं, लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। करण ने झल्ला कर कहा, तो फिर हमें इस नाम तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? समीर ने धीरे से कहा, हमें ब्लैक कोट को तोड़ना होगा और उसके लिए हमें शहर वापस जाना पड़ेगा। वो सब मनाली लौटने के लिए रवाना हुए। रास्ता बेहद खतरनाक था। गहरी खाई, ठंडी हवाएं और हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। राहुल ने फुसफुसाकर कहा, मुझे लग रहा है कि हम पर नजर रखी जा रही है। लाकरण ने सिर हिलाया। हाँ, और मुझे शक है कि समीर हमें किसी जाल में फंसा सकता है। अनिका ने अपने बच्चों को और कसकर पकड़ लिया। विक्रांत ने पीछे मुड़कर देखा। हम अकेले नहीं हैं। तभी अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। सब नीचे झुको! समीर ने तेजी से कार को घुमाया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। एक काली एसयूवी उनका पीछा कर रही थी। ये लोग कौन हैं? अनिका ने घबराकर पूछा। समीर ने दांत भींचकर कहा, हम जिस राज को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नहीं चाहता कि वो दुनिया के सामने आए। एसयूवी से लगातार गोलियां चल रही थीं। करण ने झुकते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे। राहुल ने गाड़ी की खिड़की से सिर निकालकर एक पत्थर उठाया और एसयूवी के ड्राइवर की ओर फेंका। गाड़ी थोड़ा डगमगाई, लेकिन रुकी नहीं। तभी विक्रांत ने अपना बैग खोला और उसमें से एक स्मोक बम निकाला। हम बस एक मौका लेंगे। उसने स्मोक बम फेंका और पूरी सड़क धुएं से भर गई। समीर ने तुरंत कार की दिशा बदली और जंगल के अंदर घुस गया। कई घंटों बाद वो मनाली वापस पहुंचे, लेकिन अब यहां सब कुछ बदला हुआ था। चारों तरफ पुलिस और खुफिया एजेंसियां मौजूद थीं। करण ने आश्चर्य से कहा, लगता है हमारे लौटने से पहले ही किसी ने ये खबर फैला दी है। राहुल ने गहरी सांस ली। अब हमें बहुत सतर्क रहना होगा। समीर ने एक गुप्त जगह पर उन्हें ले जाकर कहा, अब असली खेल शुरू होने वाला है। समीर ने अपने एक पुराने जानकार को बुलाया, एक कुख्यात हैकर जिसका नाम था ब्लैक मास्क। ब्लैक मास्क ने कोड को डिकोड करने में पूरा 1 घंटा लगाया और फिर स्क्रीन पर एक नाम उभरा, कबीर सिन्हा। सभी चौंक गए। विक्रांत ने फुसफुसाकर कहा, कबीर? लेकिन वो तो... राहुल ने सिर हिलाया। वो तो मर चुका था। मनाली की ठंडी हवाएं भी अब इस रहस्य की तपिश को कम नहीं कर पा रही थीं। ब्लैक मास्क के कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकता नाम सबको अवाक कर चुका था। कबीर सिन्हा! राहुल ने कांपती आवाज में कहा, यह असंभव है। कबीर तो मरा हुआ है। अनिका ने घबराकर विक्रांत की ओर देखा। कबीर कौन था? समीर ने गहरी सांस ली। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कबीर तुम्हारे जुड़वा बच्चों का तीसरा पिता हो सकता है। यह सुनते ही अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। करण ने तुरंत कहा, हमें उसके बारे में सब कुछ जानना होगा। ब्लैक मास्क ने कहा, इसके लिए हमें कबीर के पुराने रिकॉर्ड खंगालने होंगे। लेकिन एक समस्या है, वो सारे दस्तावेज भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सीक्रेट डाटाबेस में लॉक हैं। राहुल ने गहरी सांस ली। मतलब अब हमें सरकार से भी भिड़ना पड़ेगा? समीर ने सिर हिलाया। और वक्त बहुत कम है।
ब्लैक मास्क के जरिए वे कबीर सिन्हा की पुरानी लोकेशन ट्रेस करने लगे। डाटा स्कैन करने के बाद एक लोकेशन मिली, दिल्ली, एक गुप्त लैब। करण ने पूछा, इस लैब में क्या खास है? समीर ने ठंडी आवाज में कहा, यही वो जगह थी जहां अनिका के शरीर पर प्रयोग किए गए थे और यहीं कबीर आखिरी बार देखा गया था। अनिका को अपनी पुरानी यादें धुंधली सी दिखने लगीं। सफेद कोट पहने डॉक्टर, ठंडी मशीनें, दर्द, बहुत सारा दर्द। उसकी सांस तेज हो गई। विक्रांत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो हम ये सब रोक सकते हैं। लेकिन अनिका ने आंसू पोंछे और कहा, नहीं, अब मैं सच जानकर ही रहूंगी। समीर के जरिए उन्हें एक फर्जी आईडी मिली जिससे वे दिल्ली की उस गुप्त लैब तक पहुंच सके। लेकिन वहां पहुंचते ही वे देखकर दंग रह गए। लैब पूरी तरह से बर्बाद थी। हर जगह टूटे हुए शीशे, जले हुए दस्तावेज और फर्श पर सूखा खून। करण ने सरकते हुए कहा, लगता है कोई हमारे आने से पहले ही यहां आ चुका है। तभी अनिका की नजर एक पुरानी फाइल पर पड़ी जिस पर लिखा था, प्रोजेक्ट एक्स, कबीर सिन्हा। राहुल ने फाइल खोली और पढ़ते ही चौंक गया। ये क्या बकवास है? फाइल में लिखा था, कबीर सिन्हा एक क्लोन प्रोजेक्ट का हिस्सा था। उसे मार दिया गया था, लेकिन उसके डीएनए को जीवित रखा गया। अनिका का सिर घूम गया। मतलब कबीर अभी भी जिंदा है? समीर ने धीरे से कहा, या फिर उसका डीएनए किसी और में ट्रांसफर कर दिया गया? राहुल ने गुस्से से कहा, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि तुम्हारे बच्चों में कबीर का डीएनए जबरन डाला गया। अनिका के हाथ कांपने लगे। करण ने तुरंत कहा, हमें इस जगह से निकलना होगा। अगर यहां कोई और भी आया था तो वो जरूर हमारे पीछे होगा। लेकिन इससे पहले कि वे बाहर निकलते, लैब की लाइटें झपकने लगीं और तभी एक भारी कदमों की आहट सुनाई दी। सबने धीरे धीरे मुड़कर देखा। एक लंबा काला सिलहूट सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसने भारी आवाज में कहा, तुम्हें सच जानना है अनिका? अनिका ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? वो आदमी आगे बढ़ा और लाइट पड़ते ही सबके होश उड़ गए। वो कबीर सिन्हा था। मैं तुम्हारा तीसरा पिता हूं। कबीर सिन्हा का चेहरा लाइट में साफ नजर आ रहा था। उसकी लाल चमकती आंखें, सख्त चेहरे की रेखाएं और अजीब सी मुस्कान। अनिका का दिमाग सुन्न हो गया। ये सच में कबीर है? करण, राहुल और विक्रांत भी अवाक रह गए। समीर ने धीरे से कहा, ये असंभव है। कबीर को मरे हुए 7 साल हो चुके हैं। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, है ना? राहुल ने गुस्से से कहा, अगर तुम सच में कबीर हो तो ये बताओ कि तुम कैसे जिंदा हो? कबीर आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, मुझे मरा हुआ समझना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। समीर ने फाइल को दोबारा देखा। फाइल के अंदर कई मेडिकल रिपोर्ट्स थीं जिनमें लिखा था कि कबीर को एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया था। करण ने फाइल को गौर से पढ़ा। यहां लिखा है कि कबीर को आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके शरीर को प्रोजेक्ट एक्स के तहत संरक्षित किया गया। अनिका ने कांपते हुए कहा, मतलब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक एक्सपेरिमेंट हो? कबीर ने ठंडी हंसी हंसी। अगर इंसान होने का मतलब सिर्फ सांस लेना है तो हां, मैं शायद इंसान नहीं हूं। विक्रांत ने धीरे से कहा, तो क्या हमारे सामने खड़ा कबीर असली है या सिर्फ उसका क्लोन? कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, सच जानना चाहोगे? अनिका ने सिर हिलाया। हां, मैं अपने बच्चों की सच्चाई जानना चाहती हूं। कबीर ने उन्हें लैब के एक गुप्त हिस्से की ओर इशारा किया। समीर ने वहां छिपे कंट्रोल पैनल को खोला। एक बड़े स्क्रीन पर कई मेडिकल रिपोर्ट्स दिखने लगीं। राहुल ने पढ़ना शुरू किया। प्रोजेक्ट एक्स का मकसद एक ऐसा इंसान बनाना था जो पूरी तरह से परफेक्ट हो, ना दर्द महसूस करे, ना थके, और जिसकी बुद्धि इंसानों से कई गुना तेज हो। करण ने आगे पढ़ा। कबीर सिन्हा इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया पहला सब्जेक्ट था। अनिका ने कांपते हुए कहा, तो फिर मेरे बच्चों का इससे क्या लेना देना? कबीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि तुम्हारे बच्चे इस एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा सबूत है कि यह सफल हुआ था। यह सुनते ही सबके दिमाग में बिजली सी कौंध गई।
अनिका को अब धीरे धीरे अपने पिछले साल याद आने लगे। उसने हमेशा महसूस किया था कि उसके बच्चे आम बच्चों से अलग हैं। उनकी याददाश्त असाधारण थी। वे कभी बीमार नहीं होते थे। उनकी ताकत और बुद्धि किसी आम बच्चे से कई गुना अधिक थी। राहुल ने गहरी सांस ली। तो इसका मतलब अनिका के जुड़वां बच्चे एक नया मानव संस्करण है? कबीर ने सिर हिलाया। बिल्कुल। और यही वजह है कि इतने लोग उनके पीछे पड़े हैं। विक्रांत ने गंभीर आवाज में कहा। तो असली सवाल यह है, अब हम क्या करें? तभी लैब के अंदर एक अलार्म बज उठा। इन्हें वहां से बाहर निकलने मत दो। बाहर से कई गाड़ियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। समीर ने तुरंत लैब के कंप्यूटर को बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर एक मैसेज चमका। सिस्टम लॉक हो चुका है। करण ने खिड़की से देखा और फुसफुसाया। हमें घेर लिया गया है। राहुल ने बंदूक निकालते हुए कहा। अब या तो हम यहां से बचकर निकलेंगे या यहीं खत्म हो जाएंगे। कबीर ने ठंडी आवाज में कहा। तुम लोग चलो, मैं इन्हें रोकूंगा। अनिका ने घबरा कर कहा। नहीं, तुम अकेले नहीं लड़ सकते। लेकिन कबीर ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। मुझे पहले ही मर चुका मान लिया गया था। अब डरने का कोई कारण नहीं। करण ने उसका हाथ पकड़कर कहा। अगर तुम सच में हमारे साथ हो तो हमें यहां से सुरक्षित निकालने में मदद करो। कबीर ने कुछ सेकंड सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन अगर हमें बचना है तो हमें एक चौंकाने वाला कदम उठाना होगा। अनिका ने कांपते हुए पूछा। क्या? कबीर ने गहरी सांस ली और कहा। हमें खुद को मृत घोषित करना होगा। हमें खुद को मृत घोषित करना होगा। कबीर की बात सुनकर सब सन्न रह गए। राहुल ने चौंक कर पूछा। तुम्हारा मतलब है कि हमें अपनी ही मौत की झूठी खबर फैलानी होगी? कबीर ने सिर हिलाया। अगर हम जिंदा रहेंगे तो दुश्मन हमें मारने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर हम मर चुके होंगे तो वो हमें खोजने की जहमत भी नहीं उठाएगा। करण ने गहरी सांस ली। ये बहुत बड़ा रिस्क है। अनिका अब तक चुप थी, लेकिन अब उसने दृढ़ आवाज में कहा। अगर ये हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी है तो हम ये करेंगे। बाहर से गोलियों की आवाज आनी शुरू हो गई थी। समीर ने लैब के बैक डोर की ओर इशारा किया। हम इस गुप्त सुरंग से बाहर निकल सकते हैं। कबीर ने जल्दी से एक नकली विस्फोटक डिवाइस सेट की और लैब के मुख्य कंप्यूटर में एक वायरस डाल दिया। ये लैब अब किसी के काम की नहीं रहेगी, उसने मुस्कुराकर कहा। राहुल ने पूछा, और हमारी मौत की खबर कैसे फैलेगी? कबीर ने एक बटन दबाया। बूम! लैब के अंदर जोरदार धमाका हुआ। सबने तेजी से सुरंग में छलांग लगाई और कुछ ही मिनटों में वे एक पुराने गोदाम में पहुंच गए। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी थी। दिल्ली की गुप्त लैब में भीषण धमाका, कई लोग मारे गए। समीर ने हंसते हुए कहा। अब दुनिया समझेगी कि हम मर चुके हैं। करण ने चिंतित होकर कहा। लेकिन क्या ये हमारे दुश्मनों को रोक पाएगा? कबीर ने ठंडी आवाज में कहा। नहीं, लेकिन इससे हमें कुछ वक्त जरूर मिलेगा। अनिका ने गहरी सांस ली। अब हमें क्या करना होगा? कबीर ने एक कागज आगे बढ़ाया। हमें इस जगह जाना होगा। वहां हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। राहुल ने कागज को पढ़ा। शिमला? शिमला की ऊंची पहाड़ियों में एक पुरानी हवेली थी, जहां प्रोजेक्ट एक्स से जुड़े कुछ और रहस्य छिपे थे। समीर ने बताया, वहां कबीर की असली फाइल मौजूद है। अगर हमें पता करना है कि ये कबीर असली है या नकली, तो हमें वहां जाना होगा। अनिका ने कबीर की ओर देखा। अगर हम वहां गए और सच सामने आ गया, तो क्या तुम हमारे साथ रहोगे? कबीर ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराया। जब तक तुम सच का सामना करने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रात के अंधेरे में एक काली एसयूवी शिमला की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर दौड़ रही थी। अंदर बैठे अनिका, कबीर, राहुल, करण, विक्रांत और समीर पूरी तरह से सतर्क थे। कबीर ने ड्राइव करते हुए कहा। शिमला की इस हवेली में प्रोजेक्ट एक्स के सबसे गहरे राज छिपे हैं। अगर हमें अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए तो वहां जाना ही होगा। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। हमें लगा कि हमने अपनी मौत का नाटक करके दुश्मनों को चकमा दे दिया, लेकिन वो अब भी हमारे पीछे हो सकते हैं। सुबह के धुंधलके में हवेली का पुराना ढांचा धीरे धीरे नजर आने लगा।
ये एक खंडहरनुमा इमारत थी जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं। लोहे के गेट पर जंग लगी थी और चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। विक्रांत ने फुसफुसाकर कहा, यहां कुछ तो अजीब है। कबीर ने गेट को धक्का दिया और जोर की चरमराहट के साथ दरवाजा खुल गया। वे अंदर दाखिल हुए और चारों ओर देखा। हवेली अंदर से भी उतनी ही डरावनी थी जितनी बाहर से। तभी, तुम यहां क्यों आए हो? एक गहरी रहस्यमयी आवाज गूंजी। सबने चौंक कर देखा। सीढ़ियों के ऊपर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कबीर ने फुसफुसाया, ये डॉक्टर अग्रवाल हैं। डॉक्टर अग्रवाल धीरे धीरे नीचे आए। उन्होंने अनिका को देखा और मुस्कुराए। आखिरकार तुम वापस आ ही गईं। अनिका के रोंगटे खड़े हो गए। आप मुझे जानते हैं? डॉक्टर ने धीरे से कहा, बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारा जन्म यहीं हुआ था। यह सुनकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। करण ने चौंक कर कहा, क्या? डॉक्टर ने आगे कहा, अनिका, तुम आम इंसानों जैसी नहीं हो। तुम प्रोजेक्ट एक्स की सबसे बड़ी सफलता हो। तुम्हारे शरीर में कुछ ऐसा है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं। राहुल ने गुस्से से कहा, बकवास मत करो, अनिका कोई प्रयोग नहीं है। डॉक्टर मुस्कुराया, तुम सोचते हो कि ऐसा ही है, लेकिन हकीकत यह है कि अनिका सिर्फ एक सामान्य लड़की नहीं, बल्कि वो इस पूरे प्रोजेक्ट की है। अनिका ने कांपते हुए कहा, मैं क्या? डॉक्टर ने हवेली के अंदर एक दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी लैब थी। मशीनें जर्जर हो चुकी थीं, लेकिन एक कोने में कुछ फाइलें रखी थीं। डॉक्टर ने एक फाइल निकाली और कहा, यह तुम्हारी असली पहचान है। समीर ने फाइल ली और पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये असंभव है। करण ने फाइल झपट ली और जोर से पढ़ा, अनिका का जन्म एक प्रयोगशाला में हुआ था। वो नेक्स्ट जनरेशन ह्यूमन का हिस्सा थी। अनिका ने डर से पीछे हटते हुए कहा, नहीं, ये झूठ है। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा डीएनए, सब कुछ खास तरीके से डिजाइन किया गया था, और यही वजह है कि तुम्हारे बच्चे आम इंसानों से अलग हैं। राहुल ने क्रोध से कहा, इसका मतलब अनिका कभी आम इंसान थी ही नहीं? डॉक्टर ने सिर हिलाया, वो इंसान तो है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भी। अनिका अब तक कुछ कहने की हालत में नहीं थी। तभी उसने कबीर की ओर देखा और धीरे से पूछा, और तुम कौन हो? डॉक्टर ने कबीर की ओर देखा और कहा, कबीर तुम्हारा भाई है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या? डॉक्टर ने आगे कहा, तुम दोनों एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, लेकिन जब सरकार को इस प्रोजेक्ट के खतरों का एहसास हुआ तो उन्होंने इसे बंद कर दिया और कबीर को मारने का आदेश दिया। लेकिन असली कबीर मारा नहीं गया, बल्कि उसे इस हवेली में छिपा दिया गया। कबीर ने गहरी सांस ली। तो मैं अब भी जिंदा हूं, लेकिन सरकार को लगा कि मैं मर चुका हूं? डॉक्टर ने सिर हिलाया। हां। अनिका की आंखों से आंसू गिरने लगे। इसका मतलब तुम मेरे भाई हो? कबीर ने उसकी ओर देखा और कहा, हां, और मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।